हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही है मैनेजमेंट के सिलेबस की, जिसमें हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। 10 सेशन अब तक हो चुके हैं। ये हमारा 11th नंबर का सेशन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश करी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होती है और ज्योहारी विंडो क्या होती है। सिलेबस की अगर बात करें, हम लोग लीडरशिप वाला ब्लॉक कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करना है और जोहारी विंडो करना है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपने कंटेंट पर चलते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की हम लोग जब बात करते हैं तो क्या होता है। इंटरपर्सनल मतलब लोगों के आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं कि वो किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इमोशनल एक्सचेंज क्या है बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो इन चीज़ों का जो पैटर्न है, दैट इज योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में हम लोग जब बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये डायरेक्टली टीम वर्क को, लीडरशिप इफेक्टिवनेस को, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय मोरल को और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो उसके लिए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क्स चाहिए दैट एक्सप्लेन हाउ पीपल कम्युनिकेट, परसीव ईच अदर एंड बिहेव इन सोशल सिचुएशन। इसके लिए दो वाइडली यूज एकेडमिकली सिग्निफिकेंट मॉडल्स हैं फॉर एनालाइजिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। क्या क्या है जो हमारे कोर्स का पार्ट है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और जोहारी विंडो। ये दोनों ही चीजें डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी जरूरी है और इनके बेसिस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिल्कुल बन सकता है। दोनों ही मॉडल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में यूज होते हैं, काउंसलिंग और मैनेजमेंट डेवलपमेंट में यूज होते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस की बात करें तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है? ये एक थ्योरी है पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन की, जिसको डॉक्टर एरिक बर्न ने 1950s में डेवलप किया था। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिकेशन पैटर्न एंड इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शंस। अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं उन्हें हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इफेक्टिवनेस जो है इसकी रिलेशनशिप्स की, ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी। कौन सी साइकोलॉजिकल स्टेट्स? जिस साइकोलॉजिकल स्टेट में कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से किसी टाइम पे बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से और मेरे में से किसी एक की साइकोलॉजिकल स्टेट सही ना हो, गुस्से में हो, या बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, नहीं बात करने का मन है, तो उस समय का जो ट्रांजैक्शन या फिर उस समय का जो कम्युनिकेशन होगा वो अलग तरह का होगा। और जब दोनों ही लोग पॉजिटिव होंगे, फ्रेश मन से बात कर रहे होंगे किसी भी एक्स वाई जी टॉपिक पे, तो उस समय का ट्रांजैक्शन या उस समय का कम्युनिकेशन वो बिल्कुल ही अलग होगा। इसमें क्या किया जाता है, कुछ एजम्पशंस है ट्रांजैक्शन एनालिसिस की। वो क्या है? तीन फंडामेंटल एजम्पशंस। पहली है पीपल आर ओके। ये माना जाता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी। मतलब लोगों का मूड खराब है, वो इसमें काउंट नहीं हो रहा। ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो पीपल आर ओके। माना गया कि हर इंडिविजुअल की इंट्रिंसिक वर्थ और डिग्निटी है। दूसरा है एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू थिंक। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं दे कैन मेक रैशनल डिसीजंस। तीसरा है पीपल डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी एंड दीज डिसीजंस कैन बी चेंज। मतलब बिहेवियर जो है इट कैन बी लर्न एंड कैन बी मॉडिफाइड। इन तीनों एजम्पशंस की वजह से टीए जो है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एक पॉजिटिव और डेवलपमेंटल मॉडल हो गया रेदर देन अ जजमेंटल वन। अब यहाँ पे जजमेंट का पार्ट खत्म हो गया क्योंकि हमने तीनों ही चीजें पॉजिटिव मानी है। तो ये एक डेवलपमेंटल मॉडल हो गया, पॉजिटिव वे में डेवलप कर रहा है। इसमें ईगो स्टेट्स आती है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ईगो स्टेट क्या होती है? ये कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग होता है ना, एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर। टीए आइडेंटिफाइज थ्री ईगो स्टेजेस प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। पहली होती है पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स एटीट्यूड, फीलिंग एंड बिहेवियर्स कॉपीड फ्रॉम अथॉरिटी फिगर, स्पेशली पेरेंट्स। ठीक है? जैसे आपके क्रिटिकल पेरेंट्स हैं, आपके नर्चरिंग पेरेंट्स हैं। अगर क्रिटिकल पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स कंट्रोलिंग हुए, जजमेंटल हुए, अथॉरिटेटिव हुए, आपके अंदर भी ऐसी मतलब ऐसे से ही गुण आने लगते हैं। नर्चरिंग पेरेंट्स आपके हुए तो आपको केयर मिली, आपको सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा, आपके लिए वो प्रोटेक्टिव रहे। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें तो एक मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय को डांटता रहता है तो वो एक तरह से क्रिटिकल पेरेंट हुआ ना, वो कंट्रोलिंग, जजमेंटल और अथॉरिटेटिव हो गए। वैसे ही अगर कोई सुपरवाइजर अपने जूनियर को मेंटोर कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ पढ़ाई के लिए, तो इट इज मोर लाइक अ नर्चरिंग पेरेंट। ये थी पेरेंट ईगो स्टेट। फिर आती है एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट के अंदर क्या है? ये एक रैशनल, ऑब्जेक्टिव, डेटा ड्रिवन होती है। इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन लॉजिकली एंड रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन फैक्ट rather than इमोशंस और पास्ट कंडीशनिंग। तो एडल्ट ईगो स्टेट के अंदर लॉजिकल रेस्पॉन्स आते हैं
है ना? फैक्ट पे बेस्ड रिस्पॉन्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हाँ जी, पहले ऐसा होता रहा था इसलिए हम अभी भी ऐसा कर रहे हैं, या फिर इमोशनल बेस्ड नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एडल्ट ईगो स्टेट की? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है और बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशनल रेलेवेंस की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल रेलेवेंस इनका पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू या केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल रेलेवेंस होता है, it has the most effective communication occurs when individual interacts from adult ego state. फिर आता है चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके इमोशंस, आपके इम्पल्सेस या आपके जो बिहेवियर है जो आपने बचपन में सीखे हैं वो आते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, फ्री चाइल्ड और अडेप्टिव चाइल्ड। फ्री चाइल्ड जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, बट जो अडेप्टिव चाइल्ड इसके अंदर माने गए हैं, ये एक्चुअली में बच्चों की बात नहीं हो रही है। ये ईगो स्टेट को डिफाइन किया गया है इस तरह से। अडेप्टिव चाइल्ड जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी कंप्लाइंट और रेबेलियस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज एन एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो और आप हर समय अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, अथॉरिटी के आगे रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, तो आप एक तरह के रेबेलियस चाइल्ड हुए। और वहीं अगर आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन और जॉब के प्रति आप एंथुसियाज्म दिखा रहे हो, तो आप फ्री चाइल्ड हुए। अब ट्रांजैक्शंस कितने तरह की होती हैं? उसमें सबसे पहली आती है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है? जब कम्युनिकेशन फ्लो जो हो रहा है ना? तो जो भी कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है, इट इज बिटवीन द मैचिंग और एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट्स एंड द रेस्पॉन्स इन अलाइन विद द स्टिमुलस। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हुआ कि आपकी जिस ईगो स्टेट में या जो मैचिंग या एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट्स है, वहीं पे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और रेस्पॉन्स जो है उसका, वो उसके स्टिमुलस के साथ अलाइंड है। ये जो डायरेक्शन हुआ कम्युनिकेशन का, इट रिमेन्स पैरेलल ensuring continuity of interaction. These transactions are characterized by clarity, predictability and mutual understanding. इसकी वजह से क्या होता है? जब ये सब है, आपकी क्लैरिटी भी है, प्रिडिक्टिबिलिटी भी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक है, तो आपका स्मूथ, इफेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट फ्री कम्युनिकेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन का ही इश्यू हो गया, तो हमने कम्युनिकेशन वाला टॉपिक भी पढ़ा है कि कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो क्या-क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शन अगर होगी कब? वेयर मैनेजर आस्क फॉर अ डेटा एंड द एम्प्लॉय रेस्पॉन्स विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह का एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शन हो गया। सिमिलरली, पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? इट में ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ रेस्पॉन्सेज मैच एक्सपेक्टेशन। ये जो ट्रांजैक्शन होंगे, दीज आर डिजायरेबल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स एज दे प्रमोट एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आती है इसमें क्रॉस ट्रांजैक्शन। क्रॉस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है? इट अकर्स व्हेन द रेस्पॉन्स कम्स फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड और इनकम्पैटिबल ईगो स्टेट, ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होगी, दे बिकम क्रॉस rather than parallel, leading to disruption. These transactions often result in misunderstanding, tension और open conflict. इसमें क्या होगा? It indicate mismatch between intended message and perceived response. For example, अगर कोई adult क्वेश्चन कर रहा है, can you complete this report today, may receive a childlike emotional response such as why are you always pressuring me, है ना? तो क्रॉस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। मतलब आप सेम लेवल पे बात नहीं कर रहे, आप या जिस हायरार्की में भी आप बात कर रहे हैं वहां पे आपके पास उल्टे जवाब आ रहे हैं, है ना? व्हेन द रिस्पांस कम्स फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड और इनकम्पैटिबल ईगो स्टेट, जिसकी वजह से ब्रेक कम्युनिकेशन का फ्लो ब्रेक हो रहा है। तो हमने जब पैरेलल करा था, तो पैरेलल इसलिए था पिछले उसमें ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। यहाँ पे क्रॉस हो गया है। क्रॉस हो गया है, तो हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, टेंशन भी बनेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। एग्जाम्पल, हमने समझा कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम दे रहा है कि आज ये काम करना है, और सबऑर्डिनेट जो है उल्टा बोला, भैया मुझे ही क्यों काम दिए जा रहे हो। ये जो इंटरेक्शंस होंगी, ये बहुत जल्दी एस्केलेट होती है अगर इन्हें प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाए, और वर्क प्लेस रिलेशनशिप को भी डैमेज कर सकती हैं। तो मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करना है, ईगो स्टेट्स को रीअलाइन करना है टू रीस्टोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और यहाँ पे मैनेजर से मतलब है जो आपके टॉप हेड्स रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस। अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या होता है? इसमें डुअल लेयर ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक ओवर्ट होगा, एक कॉवर्ट होगा। जो ओवर्ट होता है वो एक तरह का सोशल मैसेज होता है, हमने ओवर्ट और कॉवर्ट पिछले भी एक किसी वीडियो में समझा था। और जो कॉवर्ट होता है वो साइकोलॉजिकल मैसेज होता है। तो जो रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इट इज ऑफन हिडन, इनडायरेक्टिव या फिर मैनिपुलेटिव। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, मिसट्रस्ट और हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? देयर आर कॉमन ऑब्जर्वेशन इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सार्केज्म, आयरनी, फ्लैटरी और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। जैसे हमने किसी को बोला ग्रेट जॉब एज ऑलवेज, है ना? तो ये एक तरह का सार्केस्टिक टोन हो सकता है, इम्प्लाइंग क्रिटिसिज्म रेदर देन अ प्रेज।
अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ये ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन कर देते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट है उसे भी खत्म कर देता है अगर अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस बार बार होती रहे। ठीक है, मतलब जो जैसे एम्बिगुअस बात होती है ना, वो एक तरह का आप अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस की बात कर लो, या फिर ऐसे समझ लो कि डबल मीनिंग, चाहे अच्छे में लो चाहे बुरे में लो, बट डबल मीनिंग भी एक तरह की अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस होती है जहाँ पे एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है जो सुन के बोल के लग रहा है, बट एक कॉवर्ट मैसेज या साइकोलॉजिकल मैसेज अलग से है उसमें। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, इट रिक्वायर्स कि ऐसे इंट्रैक्शंस कम से कम रहे, ओपन ऑनेस्ट और डायरेक्ट एक्सचेंजेस रहे। नाउ लाइफ पोजीशंस क्या थी ट्रांजैक्शन एनालिसिस की? लाइफ पोजीशन कुछ इस तरह से हैं जो इंडिविजुअल का बेसिक एटीट्यूड दिखाते हैं टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर। जैसे आई एम ओके यू आर ओके, ये एक हेल्दी पोजीशन है। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। तो जो ये फर्स्ट वाला है, ये मोस्ट कंड्यूसिव हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का पार्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की? इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इट हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, enhances leadership and teamwork, encourages self-awareness and behavioral change। अब जोहारी विंडो की बात करते हैं। जोहारी विंडो का जो मॉडल है इसे डेवलप करा था जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इंघम ने। कब करा था? सन 1955 में। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें सेल्फ डिस्क्लोजर, फीडबैक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दिस मॉडल illustrates how information about a person is shared between the self and others। ओके, अब इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं। 4 अलग-अलग क्वाड्रेंट्स है जोहारी विंडो के। पहला क्वाड्रेंट है ओपन एरिया। आपका नहीं, अब इसको आप अपने से रिलेट करके चलिएगा। ओपन एरिया आपका ऐसा है जो आपको भी पता है और बाहर वाले लोगों को है, दूसरे लोगों को भी पता है। ये ओपन एरिया घर का नहीं है, ये आपके बारे में बात हो रही है, आपके और से फॉर एग्जांपल आपके और आपके किसी दोस्त के बारे में, है ना? या आपके और आपके बॉस के बारे में। तो ओपन एरिया वो है व्हिच इज़ नोन टू सेल्फ एंड अदर्स, है ना? आपको खुद से भी पता है और बाकी दुनिया को भी पता है। इसमें आपका बिहेवियरल स्किल्स, एटीट्यूड जो ओपनली आपने शेयर किया है वो आता है ना? जितना बड़ा ओपन एरिया होता है, इट लीड्स टू ट्रस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लाइंड एरिया या फिर ब्लाइंड स्पॉट। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ये आपको खुद से नहीं पता होता बट दूसरों को पता होता है। फॉर एग्जांपल आपके पीठ पीछे कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। तो जिस जिससे आपके पीठ पीछे किसी एक्स वाई जी पर्सन ने बोला है उन सबको पता है बट आपको नहीं पता है। इट इंक्लूड्स योर हैबिट्स और बिहेवियर्स अननोटिस्ड बाय द इंडिविजुअल। तो आपके ऐसी हैबिट्स या बिहेवियर जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो बाकी लोगों को पता है। तो आपके लिए वो एक ब्लाइंड एरिया या फिर ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? थ्रू फीडबैक। फिर एक आता है हिडन एरिया जिसे फसाड भी बोलते हैं, है ना? अब ये जो हिडन एरिया है, ये खुद को पता होता है बट बाकियों से हिडन होता है। फॉर एग्जांपल आपके मन के अंदर क्या है, ओनली यू नो, है ना? और किसी को इसके बारे में नहीं पता। तो जो हिडन एरिया में क्या होता है, आपके फियर्स होते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज होती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना? बट ये रिड्यूस कैसे होता है? सेल्फ डिस्क्लोजर से। फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या मेरे को पता है? नहीं पता। बट आप जब आरबीआई ज्वाइन करोगे या कोई भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा हर साल कि आपके नाम पे ये प्रॉपर्टीज है, इन इन शेयर्स में, इन इन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो सेल्फ डिस्क्लोजर होगा आपका। आपके 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज थे, मुझे नहीं पता, मेरे को जानना भी नहीं है ना? ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात है। बट देन आप जब अपना फॉर्म भरते हो तो आप एक डिक्लेरेशन उसमें देते हो, डिस्क्लोजर देते हो कि जो भी जानकारी आप दे रहे हो इट इज ऑल ट्रू। तो सेल्फ डिस्क्लोजर से आपका जो फसाद है, हिडन एरिया, ये कम होता है। फिर इस सब के बाद आता है अननोन एरिया। ये अननोन एरिया आपको भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता। दिस इंक्लूड्स योर अनटैप्ड पोटेंशियल एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल विश्वास क्लासेस का यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले मुझे नहीं पता था, या शायद आप लोगों को भी नहीं पता था, कि मैं इस तरह से कोई अपनी जॉब के साथ साथ साइमल्टेनियसली लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ इतना बेटर कर सकता हूँ। आई मीन सॉरी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट हाँ, अगर कुछ बच्चों को इससे हेल्प मिल रही है या आप लोग देख रहे हो मेरे को अभी तक इतने सारे वीडियोस के बाद भी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा मेरे कंटेंट में, तभी आप लोग देख रहे हो। तो ये एक अननोन एरिया, मुझे भी नहीं पता था मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा। मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, मेरा फोर्टे क्या है? मेरा प्राइमरी फोर्टे फाइनेंस है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स है, करंट अफेयर्स है और ईएसआई है। फाइनेंस के लिए तो मैम थी एक दूसरे जिनके वीडियो शुरू के थे, बट जब मैम नहीं करा पाई, मैम अपनी जॉब की वजह से जो भी उनके रीजंस थे, फाइन मैं करा रहा हूँ फाइनेंस बचा हुआ, सॉरी मैनेजमेंट बचा हुआ।
अब अगर आप मेरा मैनेजमेंट का वीडियो देख रहे हो और आपको उससे हेल्प हो रही है, ये मेरे लिए भी एक अननोन एरिया है और आपके लिए भी अननोन एरिया है। क्योंकि जब तक हम फाइनेंस ईएसआई की बात कर रहे थे हम दोनों, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन यू एंड यू ऑल वर द सेकंड पर्सन। यहाँ पर सेल्फ एंड अदर्स किसी को भी नहीं पता था। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज रिड्यूस्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। शायद मेरा लीडरशिप का वीडियो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा या इतना अच्छा उसमें इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसमें तो शुरू में मैंने बोला भी था कि 2-3 स्लाइड्स बिल्कुल इंट्रोडक्शन की हैं, है ना? बट उसके बाद धीरे-धीरे वो चीज़ बेटर हुई और अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद मैं आप लोगों को एथिक्स पढ़ाऊँगा। तो लर्निंग हुई थ्रू एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट पढ़ाने की शुरुआत मैंने करी, उससे हुआ कि मेरा मैनेजमेंट पढ़ाने का तरीका भी इम्प्रूव हुआ। जो मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे रहा हूँ, वो भी शायद विद द टाइम मेरे इम्प्रूव हुए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारा अननोन एरिया होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे, ओके? अब जोहारी विंडो के डायनामिक्स क्या है? इन्होंने बोला कि जो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है ये कब इंप्रूव होती है? जब हमारा ओपन एरिया एक्सपेंड होता है, ब्लाइंड और हिडन एरिया श्रिंक होते हैं और ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बढ़ता है। बट ये होगा कैसे? ब्लाइंड और हिडन एरियाज को हम लोग श्रिंक कैसे करेंगे? फीडबैक से। फीडबैक से हमारे ब्लाइंड एरियाज इंप्रूव होंगे। हिडन एरियाज किससे होते हैं? सेल्फ डिस्क्लोजर से, है ना? और उस सब के बाद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से। तो हमें अपना ओपन एरिया बढ़ाना है, ब्लाइंड और हिडन एरिया को श्रिंक करना है। और जो अननोन एरिया है उसके बारे में एज सच कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो तो हमें भी नहीं पता और अदर्स को भी नहीं पता, वो सिचुएशनली सामने आता है। इंपॉर्टेंस क्या है जोहारी विंडो की? कि इसमें सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, इंटरपर्सनल ट्रस्ट बढ़ने लगता है, टीम वर्क और लीडरशिप स्ट्रेंथन होती है, ट्रेनिंग और काउंसलिंग में यूजफुल होता है जोहारी विंडो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड जोहारी विंडो। तो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और जोहारी विंडो है, दोनों ही हम लोगों ने अब तक ये समझा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, बट उनका फोकस, पर्पस, एप्लीकेशन इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन उनका अलग अलग है। बेसिकली किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर हम देखें, तो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, ये पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन की थ्योरी है। इसमें 3 ईगो स्टेट्स के थ्रू चीज़ें बताई गई, जैसे पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो। 3 तरह की ईगो स्टेट्स बताई गई, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात करी है। बट जोहारी विंडो की हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन ना होकर, ये सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग की है, ठीक है? इसके अंदर ये बताया गया कि इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन किस तरह से सेल्फ और अदर्स को नोन है, ठीक है? प्राइमरी फोकस जो रहा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो प्राइमरी फोकस था, इट वाज ऑन एनालाइजिंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। जोहारी विंडो की हम लोगों ने बात करी, इट फोकसेस ऑन एनहेंसिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद इन रिलेशनशिप्स और ग्रुप्स, ठीक है? कोर कंपोनेंट्स क्या आते हैं? ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हमने 3 ईगो स्टेट्स की बात करी और 3 तरह के ट्रांजैक्शंस की बात करी। कौन कौन सी ईगो स्टेट्स थी? पीछे भी अभी हमने देखी थी, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी थी? कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस और अल्टीरियर। जोहारी विंडो की बात करें तो इसमें सब कुछ हमने 4 क्वाड्रेंट्स में बता दिया: ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया। ओपन एरिया जो दोनों लोगों के बीच के बारे में सबको पता है, आप सेल्फ को भी पता है और अदर्स को भी पता है। ब्लाइंड एरिया जो अदर्स को पता है, सेल्फ को नहीं पता। हिडन एरिया जो सेल्फ को पता है, अदर को नहीं पता। और अननोन एरिया जो ना सेल्फ को पता है ना अदर को पता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का था कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना है। बट जोहारी विंडो की जब हमने बात की तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने की बात हो रही है और उसके थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इंप्रूव किया जाएगा थ्रू फीडबैक एंड डिस्क्लोजर। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हटा रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप को इंप्रूव कर रहे हैं थ्रू फीडबैक एंड डिस्क्लोजर। अप्रोच की बात करें तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक तरह की डायनामिक और इंटरेक्शन बेस्ड अप्रोच लेती है ना? इट वाज फोकसिंग ऑन रियल टाइम कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस। जोहारी विंडो जो है वो रिफ्लेक्टिव और परसेप्शन बेस्ड अप्रोच पे बात कर रही है। इट फोकस्ड ऑन पर्सनल इंसाइट एंड फीडबैक मैकेनिज्म। जब हमने रिफ्लेक्टिव और परसेप्शन बेस्ड की बात करी, मतलब रिफ्लेक्टिव क्या है कि हम खुद से क्या देखते हैं और परसेप्शन बेस्ड दूसरे क्या देख रहे हैं, दूसरे क्या देख रहे हैं उससे हमें फीडबैक मिलेगा। तो ये पर्सनल इंसाइट्स और फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है। नेचर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थी, ये प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, काउंसलिंग और कम्युनिकेशन एनालिसिस में ज़्यादा यूज होती है। जोहारी विंडो की बात करें तो जोहारी विंडो को हम लोग ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या रोल है इनका?
या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से यहाँ पे हमारा मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ही है, क्योंकि वो ओबी का ही पार्ट होता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो होती है, इसकी हेल्प से मैनेजर्स कम्युनिकेशन गैप्स को, ईगो क्लैशेस को और डिसफंक्शनल इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जोहारी विंडो की हेल्प से ट्रस्ट बिल्ड होता है, ओपननेस आती है और टीम वर्क इफेक्टिव होने लगता है बाय रिड्यूसिंग हिडन एंड ब्लाइंड एरियाज। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर एनालाइजिंग वेदर अ रिस्पॉन्स इज एडल्ट एडल्ट और क्रॉस ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन एनालिसिस अप्लाई कर रहा है। जोहारी विंडो में मैनेजर जो है फीडबैक ले रहा है टू अंडरस्टैंड हाउ अदर परसीव देयर बिहेवियर इज अप्लाइंग द जोहारी मॉडल। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, इसका प्राइमरी फोकस हाउ पीपल कम्युनिकेट रहा। जोहारी विंडो का हाउ वेल पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर रहा। दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव्स के लिए एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री टूल का काम करते हैं। यहाँ पे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का टॉपिक खत्म होता है। आप लोगों को अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये चैनल है टेलीग्राम पर, ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है, दोनों आपस में लिंक है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और बाकी अपडेट्स और डिस्कशंस के लिए आप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।